नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोग दोस्तों चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, जीवन की मौलिक इकाई, और इसमें हम लोगों ने सेल के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि प्लास्टिड के बारे में, जो कि सेल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना होती है। तो आइए चलिए इसको देखते हैं कि क्या होता है आखिर प्लास्टिड। तो देखिए प्लास्टिड होता क्या है कि ये जो प्लास्टिड होता है ये केवल जो है पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, मतलब कि केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। ठीक है, और इसके भी जो है दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है क्रोमोप्लास्ट, जिसको कि हम रंगीन प्लास्टिड के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, जिसको कि हम श्वेत तथा रंगहीन प्लास्टिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जिन क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होते हैं उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्रोमोफिल वर्णक मतलब कि जो पौधों में भोजन के निर्माण में सहायता करते हैं। तो पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो पौधों में भोजन का निर्माण नहीं होता। ठीक है दोस्तों, उसी के साथ क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के भी वर्णक होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है, जिनमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। मतलब कि जो दूसरा भाग ल्यूकोप्लास्ट है, इसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ का इसमें स्टोर होता है, मतलब कि इसमें रखा जाता है। आगे तो क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्लियाँ वाली परतें होती हैं जो कि स्टोमा में स्थित होती हैं। प्लास्टिड बाह्य रचना में माइक्रोकांडिया की तरह है। ठीक है, मतलब माइक्रोकांडिया क्या होता है, जिसको कि हम बिजली घर कहते हैं, उसकी तरह है। और माइटोकांडिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। मतलब कि जैसा माइक्रोकांडिया में डीएनए और राइबोसोम होता है, वैसे ही जो है प्लास्टिड में भी होता है। ठीक है, इसको आप चाहें तो चित्र में यहाँ देख सकते हैं, जो कि ऊपर दिया हुआ है कि कहाँ पे हमें पाया जाता है प्लास्टिड। तो देखिए ये जो चित्र दिया हुआ है, यहीं पर आपको प्लास्टिड की रचना मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लास्टिड, जो कि हरित लवक वर्णक है। तो इसी के अंदर ही जो है प्लास्टिड का निर्माण होता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इसमें अलग से नाम नहीं दिया गया है। और ये रहा आपका दूसरा क्लोरोप्लास्ट। अब उसके बाद हम इसके जो दूसरा भाग दिया हुआ है उस पे आते हैं। ठीक है, प्लास्टिड के आगे जो कि इसका आखिरी लास्ट पार्ट है, जो कि है रसधानियाँ, इसको हम देखते हैं। तो देखिए होता क्या है कि ये जो रसधानियाँ होती हैं ये ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ होती हैं। मतलब कि रसधानियों का काम बस इतना है कि वो ठोस जो पदार्थ हैं और तरल पदार्थ हैं उनको स्टोर करके रखें। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50% से 90% तक होता है। ठीक है, मतलब कि कुछ पौधों में रसधानियाँ ऐसी होती हैं कि उसके आयतन का 50% भाग होता है या तो 90% के बीच तक का भाग उसमें रसधानी का ही केवल होता है। ठीक है दोस्तों, और इसी में अगर आगे बात करें हम तो पादप कोशिका की जो रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता है, ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करता है। ठीक है, क्योंकि पौधों की संरचना बड़ी होती है तो इसमें जाहिर सी बात है कि रसधानियाँ का आयतन ज़्यादा होगा, तो वो इनमें कठोरता प्रदान करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं रसधानियाँ। उसी के साथ ही पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानियों में ही स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बोनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन भी हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा की खाद्य रसधानियों में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोशिकीय जीव में विशिष्ट रसधानियाँ अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रसधानियों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ये आपको शरीर में जो है प्रोटीन का निर्माण करने में, अम्ल का निर्माण करने में, उसके साथ साथ अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसी के साथ आगे बात करें तो प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा वे विभिन्न कार्य जैसे श्वसन, पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अथवा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगकों की विशिष्ट संरचना के कारण संभव होता है। मतलब कि ये जो अलग अलग क्रियाओं के जो नाम हैं, ये इनकी संरचनाओं के कारण ही जो ऐसा संभव हो पाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि अतः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचना इकाई है। यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। मतलब कि ये भाई अलग अलग कार्य कर रही है तो इनका कार्य क्षेत्र तो बटा है, उसके साथ साथ ये जीवन की महत्वपूर्ण इकाई तो है ही। इसमें आप देख सकते हैं जो क्वेश्चंस दिया गया है, मैंने इस वाले पार्ट में और इसके पहले वाले पार्ट में इसको क्लियर कर दिया है। जो कि दिया गया है कि क्या आप 2 ऐसे अंगकों का नाम बता सकते हैं जिनमें आप आनुवांशिक पदार्थ होता है, डीएनए के बारे में इसमें पूछ रहा है। दूसरा, यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा, इसके बारे में मैंने बता दिया है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, मैंने 8वें पार्ट में आपको बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो आपने देखा रसधानी में होता है और इसके अलावा एक और जगह होता है, इसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम यहीं तक देखते हैं दोस्तों। आगे हम कोशिका विभाजन के बारे में बात करेंगे। तो आशा करता हूँ कि बताई गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।